बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका आई कैप का जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड एरिया है ये वो है। और हम देखते हैं कि आई कैप के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट अगर परफॉर्म हो जाए तो देखते हैं कि वही बात है ना, सबसे मेन चीज़ क्या आता सब कुछ है। एक तो क्वेश्चन रीड करना सीखना है और क्वेश्चन में मौजूद लैंग्वेज के बैरियर्स को टैकल करना है। ऐसा ही है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अ बिजनेस हैज कैपिटल ऑफ ₹10,000। एक बिजनेस के पास 10,000 रुपए कैपिटल है। Which of the following asset and liability figure could appear in the business statement of financial position? तो बताइए इनमें से कौन सा बैलेंस जो है वो एसएफ पे शो करेगा। तो देखें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर आप एसेट्स में से 6,000 के एसेट्स में से 16,000 की लायबिलिटीज माइनस करें तो आंसर बनेगा माइनस का 10,000। अगर आप 6,000 में से माइनस 4,000 करें तो आपके पास आएगा प्लस 2,000। अगर आप 10,000 में से 10,000 माइनस करें तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने बहुत जल्दी पिक कर लिया, माशाल्लाह। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? 14,000 में से अगर आप 4,000 क्या कर लें, माइनस कर लें, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल, और वो आपका कैपिटल वैल्यू क्या है? 10,000। ये तो स्टार्ट है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलेंगे, ओके। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जो इनकरेक्ट है उसको पिक कीजिए। जो करेक्ट है वो, इसका मतलब क्या है? 3 ऑप्शन वो हैं जो करेक्ट है और एक ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, उसको पिक करना है। तो 7,850 में से क्या करें? 1,250 माइनस करें। क्या आंसर 6,600 बन रहा है? अगर बन रहा है तो ये करेक्ट है। 8,200 में से 2,800 माइनस करें तो क्या आंसर 5,400 बन रहा है? यस, ये भी बन रहा होगा। 9,550 में से 1,150 माइनस करें तो आंसर बनना चाहिए 8,400, और यहाँ आंसर दिया हुआ 8,200। यस, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट वन। यस और नो? चलें, जबरदस्त। अब ये है ना कमाल, तो अब इसके ऊपर बात होनी चाहिए आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 कितने लोग समझ पाते हैं? देखिए, स्टॉक वर्थ ₹5,000 इज सोल्ड फॉर ₹8,000। आपने इन्वेंट्री बेची है 5,000 की। कितने की बेची? 8,000 की। द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी, प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 3,000। स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन क्या ये कंप्लीट इफेक्ट है? की पॉइंट क्या है? कंप्लीट इफेक्ट। ये असल बात है। क्या ये कंप्लीट इफेक्ट है? स्टॉक विल डिक्रीज बाय 5,000। इन्वेंट्री में कमी आएगी 5,000 से। कैश में इजाफा होगा कितने से? 8,000 से। और वो 8,000 कैपिटल में ऐड होंगे और 5,000 बतौर कॉस्ट ऑफ सेल लेस होंगे, यानी कि नेट इफेक्ट कैपिटल पे क्या आएगा? 3,000 का। एंड प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 3,000। यस और नो? विच वन इज करेक्ट? जवाब दीजिए। क्या बी करेक्ट आंसर है? बेहतरीन, ओके, आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त बेटा। गुड्स वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹400
वर सोल्ड फॉर रुपीज 550 इन द अकाउंटिंग इक्वेशन नेट एसेट्स, नेट एसेट मतलब इक्विटी, इक्विटी, यस तो बताइए कि नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट आया, इक्विटी पे क्या इफेक्ट आया, यानी एसेट के बढ़ने और कम होने को नेट कर दे। जब आप 550 की गुड्स बेच रहे हैं बेटा, तो 550 की गुड्स बेचने से आपके पास कैश जनरेट हो रहा है 550 से, लेकिन इन्वेंट्री माइनस हो रही है 400 से, तो नेट इफेक्ट कितने का आया, 150 रुपए का आया। और वही 150 आपके कैपिटल में क्या होंगे, ऐड होंगे। मतलब जो इफेक्ट नेट एसेट पर है वही इफेक्ट किस पर है, इक्विटी पर है। तो नेट एसेट्स विल राइज बाय रुपीज 150, 150। ऑप्शन बी है 4 का बेटा। आके उसके बाद फर्दर बात करें, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ असलम हैज ओपनिंग कैपिटल ऑफ 16,500 एंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ 11,350। ये टेक्निकल क्वेश्चन है। आप ये टेक्निकल क्वेश्चन है। आप अब जो वो हमारी वो जो क्लासेस थी जिसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट कंक्लूड किए थे, कंक्लूड, देखो इस क्वेश्चन को लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को फॉर्मेट में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ पहले कौन सा सॉल्यूशन बताऊं, लॉजिकल या जिंदगी को आसानी चाहिए, बस दिमाग को चलाने की जरूरत नहीं है। कौन सहमत है दिमाग को? अच्छा जी, ओके। अब जरा सोचिए, अगर आपके बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल 16,500 है, नो, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर आपके बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल 16,500 है, बेटा सुनो बात को, अब ए बी छोड़ दो, ना ए आंसर है ना बी आंसर है, अभी ठहरो, ठीक है, हम देखते हैं आंसर क्या है। आपके बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल कितना है बेटा? 16,500। और क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 11,000। अभी सोचना है 11,350 जो है ये प्रॉफिट ऐड होने के बाद और ड्राइंग लेस होने के बाद होगा, यस और नो? जो क्लोजिंग कैपिटल होता है वो प्रॉफिट ऐड करने के बाद और ड्राइंग लेस करने के बाद होता है। रिस्पॉन्स? तो अगर हम क्या करें, इस 11,350 में 3,300 की ड्राइंग ऐड करवा दें, जरा करवाइए। 11,350 में 3,300 की ड्राइंग क्या करवा दें, ऐड करवा दें। सब लोग प्लस करें, 11,350 मतलब 11,350 प्लस 3,300, ये क्या बना, 16,450। तो अगर 16,650 जो है, सॉरी 14,650 जो है वो ड्राइंग माइनस करने से बैलेंस, करने से पहले वाला बैलेंस है, तो यकीनन ये बैलेंस प्रॉफिट ऐड करने के बाद वाला होना चाहिए। क्या कहते हैं सब लोग? 14,650 अगर ड्राइंग माइनस करने से पहले वाला बैलेंस है तो फिर ये प्रॉफिट ऐड होने के बाद वाला बैलेंस होना चाहिए। अब हम जब गौर करते हैं तो गौर करके हमें ये मालूम होता है कि सर जो ड्राइंग्स एड बैक करके, वालेकुम सलाम, ड्राइंग एड बैक करके जो बैलेंस आ रहा है 14,650 वो तो ओपनिंग कैपिटल से भी कम है, वो तो ओपनिंग कैपिटल से भी कम है। बताइए है कि नहीं है?
तो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। अब 14,650 और 16,500 का डिफरेंस निकाल लें। 1850, 1850 क्या है, लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है। ठीक है, क्या मैंने आपको प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना सिखाया था? क्या मैंने आपको प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना सिखाया था? और उस पर ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करके ड्राइंग को भी उसका इफेक्ट लेना, कैपिटल अकाउंट पे ड्राइंग का इफेक्ट लेना भी सिखाया था। अच्छा जी, ओके। तो अगर सिखाया था तो जरा उस टी अकाउंट को अपने दिमाग में रख ले। हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। बना लें बेटा। अब बताइए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना है? 16,500। यस और नो? अगर हमें प्रॉफिट हुआ होगा, देखिए बड़ी जागने वाली बातें हैं सारी की सारी, अगर आप इतने दिनों से बेहोश बैठे हैं तो फिर कोई मसला हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर हमें प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट का बैलेंस प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट बैलेंस होगा। सिखाया थी बात, प्रॉफिट का बैलेंस प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट बैलेंस होगा। तो उसको क्लोज करके कहां भेजेंगे, कैपिटल अकाउंट में। एंट्री बनेगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, बोलो बताओ। और अगर लॉस होगा, लॉस, हमें नहीं पता कि प्रॉफिट है या लॉस है, और अगर लॉस होगा, लॉस, तो लॉस का बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा। उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी आसान लफ्जों में प्रॉफिट क्या करेगा, कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, और लॉस जो होगा वो कैपिटल अकाउंट को कम करेगा। अब हमें मालूम ही नहीं है हमारे पास प्रॉफिट या लॉस है। भाई जवाब ने साथ साथ चल रहे हैं सब लोग, टी अकाउंट समझ रहे हैं। अच्छा जी, अब ड्राइंग का इफेक्ट तो आता है ना भाई, ड्राइंग अकाउंट क्लोज करना है, ड्राइंग का बैलेंस ड्राइंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया ताकि ड्राइंग अकाउंट क्लोज हो जाए। अब बताओ ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स कितनी है, बताओ ड्राइंग्स कितनी है? 3,300। ये लिख दिया 3,300 यहां पर लिख दिया। और अब कैपिटल का बैलेंस सीडी क्या है? 14,650। यस और नो? तो अब जरा लॉजिकली सोचना कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो शॉर्टेज कहां आ रही है, डेबिट साइड पर। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो शॉर्टेज कहां आ रही है, क्रेडिट साइड पर। मतलब इसको हम शॉर्टेज के तौर पे फाइंड कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट ने यकीनन हमारे कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाया होगा। बोलिए।
और अगर लॉस हुआ होगा तो उसने हमारे कैपिटल के बैलेंस को कम किया होगा। तो अगर आप सम करते हैं, जो मैंने अभी करवाया था आपको 14,650 प्लस 3,300, ये सम करवाया था कि अगर ये बैलेंस बैलेंस शीट क्या था बेटा, 11,350, सही कह रहे हैं, मैंने गलत लिख दिया उसको। बैलेंस शीट 11,350 था, तो बैलेंस शीट जब 11,350 था तो 11,350 में ड्राइंग्स ऐड की, कितना समय आया, 14,650। और हमारे पास क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस है, 16,500। तो जो साइड ज्यादा हो उसको लिख दो टोटल में। अब जो साइड ज्यादा थी उसको लिख दिया टोटल में, मैंने लिख दिया। तो जाहिर सी बात है, अब 16,500 यहाँ तो पूरे आ गए, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस 16,500 में कमी आई है ना। तो 16,500 में से आप इन दोनों बैलेंस को माइनस कर लो, डिफरेंस आपको यहाँ मिल जाएगा, और वो डिफरेंस आपके लिए क्या है, लॉस है। तो इस 1850 को आप यहां से भी निकाल सकते हैं बतौर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, कोई मुश्किल बात है? तो मतलब जो वैल्यू जिस अकाउंट में जहां आनी चाहिए वहां से भी उसको मिसिंग वैल्यू के तौर पे फाइंड किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इस अकाउंट में हम बैलेंस शीट फाइंड नहीं करे, वो दिया हुआ था। इस अकाउंट की कोई भी मिसिंग वैल्यू फाइंड कर रहे थे। बताइए, जवाब दीजिए। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, उसके बाद तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो गया। A business receives an accountant's bill of rupees 150,000। ठीक है, बिजनेस रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, अकाउंटेंट का बिल रिसीव कर रहा है, कितने से, 150,000 से। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, अकाउंटेंट की जो पेमेंट है वो आपके लिए क्या एक्सपेंस है, यस और? अकाउंटेंट अगर आपको बिल बना के दे रहा है, कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सर्विसेज दे रहा है और वो सर्विसेज देकर आपको बिल बना के दे रहा है, ऑडिट फी ले रहा है आपसे फॉर एग्जांपल, तो ऑडिट फी कितनी चार्ज कर रहा है वो आपसे, 1.5 लाख रुपए। तो ऑडिट फी वो चार्ज आपसे कर रहा है, यानी कि वो आपको सर्विसेज दे चुका है। देखिए, बिल मिला है, पेमेंट नहीं हुई है, तो आप बिल मिलने पर अक्रूवल बेस अकाउंटिंग फॉलो कीजिए। मैंने ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं करवाया, अक्रूवल वाला कॉन्सेप्ट समझे नहीं अभी। बिल मिला है, बिल मिला है मतलब सर्विसेज रेंडर हो गई है, सर्विसेज रेंडर हो गई है। जवाब दें। और क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ते नहीं है, देखें अभी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट correctly shows the effect upon the accounting equation of the business assuming the bill is unpaid, assuming the bill is unpaid, bill unpaid है, जरा देखिए, expense due but not yet paid। अरे जनाब, एसेट्स डिक्रीज तो जब होंगे जब आप पेमेंट करें ना। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि लायबिलिटी इंक्रीज करे और एसेट डिक्रीज करे, ये कैसे पॉसिबल है? लायबिलिटी तो आपके लिए रिसोर्सेज लेकर आती है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो एसेट भी बढ़ते हैं।
ए का होना मुमकिन ही नहीं है। आप जरा सोचिए, टेक्निकली सोचिए। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, रिस्पॉन्स दीजिए। तो एक्सपेंस ड्यू हो गया, एक्सपेंस अकाउंटिंग इक्वेशन पे कहां चार्ज किया आपने? सब लोग बोलिए। ठीक है, मुझे ऑप्शन से सरोकार नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट से सरोकार है। एक्सपेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में कहां चार्ज किया? कैपिटल पर। कैपिटल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। पक्का? कैपिटल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अब कैपिटल डिक्रीज वाले कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, बी और डी। अगर ये अमाउंट पेड है तो ऑप्शन डी है, और ये अमाउंट अगर अनपेड है तो इसको पे करने की लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब आप बताइए, पेड है या अनपेड है? जवाब दीजिए। पेड है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन बना? बी ऑप्शन। ठीक है, अब एक बात और सुन ले सब लोग। वो बात क्या है? अगर यहां से अज्यूमिंग द बिल इज अनपेड मिटा दिया जाए, यानी ये इंफॉर्मेशन दी ना जाए कि बिल पेड है अनपेड है। क्या बोल रहा हूं, सुना करो एक एक बात को। अगर मैं ये वाली लाइन मिटा दूं, अज्यूमिंग द बिल इज अनपेड, यानी मैं आपको कोई अजम्पशन ना बताऊं, कोई अजम्पशन ना बताऊं कि बिल पेड है या अनपेड है, तो भी आपने अज्यूम करना है कि ये अनपेड है, क्योंकि बिल रिसीव हुआ है, बिल सेटल नहीं हुआ। क्वेश्चन का जो वे है उसको समझें। फर्स्ट लाइन, मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ते अजम्पशन ये बनाई थी, फिर जब मैंने आगे देखा कि आपने पूरी लाइन नहीं पढ़ी, तो फिर मैंने आपको बताया कि भाई अज्यूमिंग द बिल इज अनपेड। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लिया करें, ये भी अच्छा है, वरना अगर क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ने से आप गलत अजम्पशन ही बना सकते हैं, अगर आपकी अजम्पशंस पहले से ठीक नहीं होंगी तो। देखिए, अब जो रिपीट करने का बोल रहे हैं बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसकी डबल एंट्री पास कीजिए। 1.5 लाख से एक्सपेंस डेबिट होगा, यस और नो? और 1.5 लाख से पेएबल क्या होगा? क्रेडिट होगा। इस एंट्री की डबल एंट्री बनाना तो आप सीख चुके हैं ना अकाउंट एक्सपेंस के अंदर, ये नहीं सीखी? इसकी डबल एंट्री बनाना सीख गए या नहीं सीखी? तो अब जरा बताइए, एक्सपेंस डेबिट का इफेक्ट कहां जाएगा अकाउंट इक्वेशन में? कैपिटल को कम करेगा, और लायबिलिटी क्रेडिट होने से क्या होगा? लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अब उस एंट्री को सोच लें, कहां सोच लें? अकाउंटिंग इक्वेशन में सोच लें। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, the owner of a business withdrew rupees 10,000 from cash for his personal use. ऑनर ने 10,000 रुपए कैश विदड्रॉ किया उसके पर्सनल यूज के लिए। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन? हाँ जी, तो जरा बताइए, कैश विदड्रॉ करने से कैश में कमी आई, एसेट्स कम हो गए, और ड्राइंग्स होने से ड्राइंग का इफेक्ट किस पे चार्ज हुआ? कैपिटल पर। कैपिटल डिक्रीज हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। है तो आसान एमसीक्यू था। अगला सवाल, जॉन इंट्रोड्यूसेस हिज कार टू हिज बिजनेस। जॉन जो है वो अपनी पर्सनल गाड़ी कहां ला रहा है? बिजनेस में।
तो अगर पर्सनल गाड़ी बिजनेस में इन्वेस्ट की जाए तो एक तरफ तो क्या होगा, बिजनेस के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, दूसरी तरफ क्या होगा, कैपिटल में इजाफा होगा। कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए आप बताइए। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। चले जना, उसके बाद आसिफ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बैलेंसेस एट द एंड ऑफ जुलाई। ये लफ्ज एंड इंपॉर्टेंट है, क्या ये क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग बैलेंस है? अगर एंड बोल दिया है अगर एंड बोल दिया है तो ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस, पक्का कंफर्म? कहता है कैश कितना है 45,000, अकाउंट पेबल कितना है 30,000, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 21,000, कैपिटल कितना है 77,000। अब जरा मुझे बताइए कैपिटल और अकाउंट पेबल का सम कितना है? सब बताइए, कैपिटल और अकाउंट पेबल का सम कितना है? 1,07,000। जबरदस्त। अब बताइए कैपिटल और अकाउंट पेबल का सम किसके बराबर होना चाहिए? टोटल एसेट्स के। यस और नो? और यहां पर आपको एसेट्स दो दिए गए हैं, 45,000 प्लस 21,000। जरा बताओ 45,000 प्लस 21,000 कितना होता है? 66,000। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एसेट है जो आपको बताया नहीं गया, तो मतलब इसके इन दो के अलावा भी कोई तीसरा एसेट है ना, इसका मतलब ये हुआ ना। अगर कैपिटल प्लस लायबिलिटी का सम 1,07,000 बनता है तो एसेट्स का टोटल 1,07,000 बनना चाहिए, लेकिन आपको एसेट्स दो बताए गए हैं, 45 प्लस 21 66। तो क्या करो, 1,07,000 में से 66,000 माइनस कर लो, क्या ऑप्शन आएगा? 41,000 आएगा। तो 41,000 जो है वो एसेट साइड पर ट्रेड रिसीवेबल की मिसिंग वैल्यू है। यस और नो? 41,000 एसेट साइड पर ट्रेड रिसीवेबल की मिसिंग वैल्यू है। यस और नो? क्या कहते हैं आप सब लोग? चलिए जी, अब 10 क्वेश्चन मैंने आप पर छोड़ा पूरा पूरा, अगर आप कर दें तो क्या ही बात है। टेक्निकल है थोड़ा सा, इतना दिमाग अब बन जाना चाहिए कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ऑफिस इक्विपमेंट एक्सपेंस क्यों है यार, क्या हो गया यार? प्रिंटर मॉनिटर कंप्यूटर ये एक्सपेंस होंगे मोइज बेटा? ऑफिस स्टेशनरी अलग चीज होती है, ऑफिस इक्विपमेंट अलग चीज होता है। दो चीजों को मिक्स नहीं करो। हाँ जी, जल्दी बताइए। देख लो, इतनी जल्दी आंसर आना पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी।
क्वेश्चन 10 चल रहा है बेटा, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। कहाँ रह गए थे बेटा? हाँ जी, कोई कह रहा है ऑप्शन ए है, कोई कह रहा है ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है। तो बेचारे ऑप्शन सी का क्या कसूर है यार, उसको भी कोई बोल दो। सबने इतने सारे ऑप्शन ले लिए हैं। हाँ भाई बताओ। ये जो FAR 1 वाले बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनका IE का पेपर रहता है, उनको भी बोलें क्लास ज्वाइन कर लिया करें, ताकि जो भी उनका प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोल दें क्लास ज्वाइन कर लें, क्लास में प्रैक्टिस हो रही है, तो प्रैक्टिस होगी तो वो सीखेंगे, अपनी गलतियां सुधारेंगे। जी वो भी करते हैं बिल्कुल। चलें आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ओके, जवाब दीजिएगा बेटा। अब आप सबकी बहुत तवज्जो चाहिए। ये हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो हमसे बोल रहा है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस निकालो, और उसने 1 मंथ की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। तो हम बोलेंगे कैपिटल का बैलेंस BD कहाँ आता है भाई? क्रेडिट साइड पर। यही मिसिंग है, इसको ही फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि हमें इस मंथ में प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि हमारे कैपिटल की वैल्यू में प्रॉफिट होने की वजह से इजाफा हो रहा है, कितने से? 7,200 से। यस और नो? और हमारे कैपिटल की वैल्यू में ड्राइंग्स होने की वजह से कमी आ रही है, कितने से? 2,750। तो अगर हम आम तौर पर जब ये अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस में प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग्स लेस करके क्या करते हैं? बैलेंस शीट फाइंड कर लेते हैं। यस और नो? अब सर प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर प्रॉब्लम ये आ रही है सर ओपनिंग नहीं है। ओपनिंग हो तो मैं इसमें इसको ऐड करूं, इसको लेस करूं, ये मिल जाएगा। क्या ख्याल है? अब आप ये बताइए, क्वेश्चन मुझे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ढूंढने का बोल रहा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ढूंढने का बोल रहा है? क्या ढूंढने का बोल रहा है? ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में क्या है? बोलिए। क्वेश्चन मुझे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ढूंढने का बोल रहा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ढूंढने का बोल रहा है। तो इसका मतलब ये मिलना है ना हमें, तो ये सीधे दिया हुआ होना चाहिए। अब वो सीडी तुम्हें सीधे तरीके से नहीं बता रहा, बल्कि घुमा के बता रहा है। जरा देखो,
क्या ये क्लोजिंग, ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं? क्या ये क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज हैं? यस और नो? तो अगर क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस कर दी जाए तो बैलेंस किसके बराबर होगा? क्लोजिंग कैपिटल के। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, बैलेंस किसके बराबर? क्लोजिंग कैपिटल के। तो जरा क्लोजिंग कैपिटल निकाल लें। हम लिखते हैं कैपिटल एज ऑन 31 जुलाई। पेपर में तो सारे काम कैलकुलेटर पे होने चाहिए ना यार, लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, फास्ट मोड पे चल रहे हैं, वो क्या कहते हैं, अभी तो हम पढ़ाई वाले मोड पे चल रहे हैं। तो समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाकी आगे आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं इसको। तो क्या है भाई आपके पास एसेट्स में, क्या है एसेट में आपके पास बिल्डिंग है। तो अगर आप एसएफपी बना रहे हैं तो बिल्डिंग में 15,000। फिर आपके पास क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट रिसीवेबल्स। वो कितने हैं? 7,500। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास कैश का बैलेंस कितना है? 3,500। ठीक है। अगर आप इसका सम कर लें तो आपको टोटल एसेट्स मिल जाएंगे। हाँ जी, टोटल एसेट्स कितने हुए? टोटल क्लोजिंग एसेट्स कितने हुए? 26,000। उसमें से आप लेस कर लें लायबिलिटीज। लायबिलिटी आपके पास एक ही है, ट्रेड पेएबल। कितने से बताओ? कितने से? 5,000 से। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। यस और नो? जवाब दे भाई। कितना? 21,000। उस 21 को आप कहां रख दें? तो अगर बेटा 21 जो है वो 2,750 की कमी आने के बाद है, तो 21 में 2,750 ऐड करो, और 21 अगर 7,200 का इजाफा होने के बाद क्या कर दो, उसको लेस कर दो। मतलब अगर आप यहां से यहां आते हुए इसको ऐड कर रहे हैं, इसको लेस कर रहे हैं, तो आप वापस जाने के लिए क्या करें, जो लेस हो रहा है उसको ऐड कर दें और जो ऐड हो रहा है उसको लेस कर दें। तो 21,000 प्लस 2,750 माइनस 7,200, डिफरेंस तो बताइए क्या आंसर आ रहा है? तो यस, आंसर क्या आ गया? 16,550। तो इस तरीके से क्या मिल गया आपको? कैपिटल का बैलेंस बीडी। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए। अच्छा जी, अब इसको इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है। अभी समझाते हैं बेटा, थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ी ज्यादा समझाते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका, उम्मीद हो सकता है आप समझ में आ जाए बात। अगर ये सारे क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज हैं तो ये कहां दिखने चाहिए? एसओएफपी में। यस और नो? अब जरा देखो, मैं इसको जरा आपके सामने सॉल्व करता हूं एक और तरीके से, एसओएफपी बनाकर।
एसओएफपी में आप हेडिंग लगा नहीं रहा, बस खाली नाम लिख रहा हूं एसेट्स के, करंट नॉन करंट की तमीज नहीं कर रहा, टाइम नहीं है इतना। बिल्डिंग की वैल्यू बताओ, बिल्डिंग की वैल्यू बताओ। 15,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बताओ। 7,500। उसके बाद कैश की वैल्यू बताओ। 3,500। अच्छा जी, ये हमारी एसेट साइड का टोटल हो गया। कितना? 26,000। अब हम नीचे क्या लिखते हैं? इक्विटीज प्लस व्हाट? लायबिलिटीज। लिखते कि नहीं लिखते बताओ? और हम ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस से हम उठाते हैं कैपिटल। तो आप सब जानते हैं ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है, वो प्रॉफिट ऐड होने से पहले और ड्रॉइंग लेस होने से पहले होता है। वही मिसिंग है, नहीं मालूम। लेकिन ये पता है, लेकिन ये पता है कि उस कैपिटल में प्रॉफिट कितना ऐड हो रहा है। जवाब तो 7,200 ऐड हो रहा है। और ड्रॉइंग्स कितनी लेस हो रही है? 2,750। और इनको ओपनिंग कैपिटल में ऐड और लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा, वो मालूम नहीं है। लेकिन लायबिलिटी हमारे पास कितनी है? ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स कितने हैं? 5,000। अब आपको ये बात तो पता है कि इक्विटी और लायबिलिटी का सम मिलाकर एसेट्स के बराबर ही आना चाहिए, यस और नो? अगर ये एसएफपी बैलेंस है तो जो 26,000 ऊपर लिखा है वही 26,000 मैंने नीचे लिख दिया। सही जी। तो अगर इस 26,000 में 5,000 की लायबिलिटी है तो फिर 21,000 का क्या हुआ? कैपिटल हुआ। डिफरेंस मिल गया। और अगर 21,000 का जो कैपिटल है वो 2,750 की ड्राइंग लेस करने के बाद है और 7,200 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद है, तो ऊपर से नीचे आते हुए मैं 7,200 को ऐड कर रहा हूं, 2,750 को लेस कर रहा हूं। तो मुझे रिवर्स जाना होगा। रिवर्स, रिवर्स कैसे जाऊं? उमेर, अब क्या कर लो बेटा, 21,000 में 2,750 को ऐड करवा दो और 7,200 को लेस करवा दो। तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको उमेर? ओपनिंग कैपिटल, यहां की मिसिंग वैल्यू। मतलब कि मैंने इस वैल्यू को कैसे फाइंड किया? मैंने कहा क्लोजिंग कैपिटल मेरा 21,000 है, वो ड्राइंग्स लेस करने के बाद है, उसको ऐड करवा दो, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल मेरा ड्राइंग्स लेस करने से पहले था।
और 21,000 में प्रॉफिट ऐड हुआ है और ओपनिंग कैपिटल मेरा प्रॉफिट ऐड होने से पहले था, लिहाजा प्रॉफिट क्या करवा दिया, लेस करवा दिया। तो आपको ओपनिंग बैलेंस मिल गया कितना, 16,550। यस और नो बोलिए। तो आपके पास तो मल्टीपल वेज है बेटा सॉल्व करने के। यकीन करें जो कुछ भी आपको सिखाया गया उससे हटकर है ही नहीं ना। आप दिमाग चला पाएंगे तो बात बनेगी, बस रास्ते बहुत है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन तो है ना मेरे ख्याल से आपके पास, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है बेटा, सब लोगों ने कर लिया। बी ऑप्शन कहाँ करेक्ट है? ऑप्शन में आपने आंसर्स वेरीफाई किए। आप ये बताइए, हमसे ओपनिंग कैपिटल मांगा जा रहा है, क्लोजिंग कैपिटल। अगर एग्जामिनर हमसे पूछता क्लोजिंग कैपिटल क्या, तो हम वो तो डायरेक्ट निकल रहा है। तो आप अगर उसको आंसर को मैं सॉल्व कर चुका हूं, अगर आप उसको वहां से वेरीफाई करेंगे तो फायदा क्या है? सॉल्यूशन पूरा आपके सामने। आप कहां पर हैं? 31 जुलाई पर है ना, या 30 जून पर है, बताइए। एक दफा फिर देख लीजिए भाई। ये आपको सारे बैलेंस दिए गए 31 जुलाई 2018 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो कैपिटल मिलेगा वो 31 जुलाई 2018 का वो 21,000 है। तो अगर 31 जुलाई 2018 का कैपिटल मांगा जा रहा है तो फिर आंसर 21,000 है। ये रहा। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन 1 जुलाई? तो जाइए अपनी किताब में भी इसको ठीक कर लीजिए, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर अगर 21,000 ही पूछना तो फिर इतनी मेहनत या जहमत करने की जरूरत नहीं थी हमें। ठीक है, हाँ भाई अगला सवाल। बुक में डी है ना, बस सही है, फिर क्या टेंशन है अगर बुक में डी है। What is the value of liabilities in accounting equation with the help of given data? अब ये तो आप सॉल्व कर लेंगे यार, ये नहीं करेंगे, बताइए। जी जनाब, बताइए। What is the value of liability liabilities in an accounting equation with the help of given data? सबसे हो रहा है ना सॉल्व, बेहतरीन, ओके, जबरदस्त।
फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 90,000। कैश का वैल्यू कितना है? 1,00,000। डेटर का वैल्यू कितना है? 11,000। ठीक है, ये बनेगा 2,01,000। 2,01,000 में से अगर हम इक्विटी लेस करवा दें तो लायबिलिटी मिल जाएगी। तो एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो अगर इक्विटी दी हुई तो इक्विटी लेस करवा दें, लायबिलिटी मिल जाएगी। लायबिलिटी का बैलेंस 1,11,000 है। करेक्ट आंसर। इतना तो आपको कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा भाई, ये है आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग अ रिपोर्टिंग पीरियड कंपनीज एसेट्स इंक्रीज बाय 80 million, liabilities decrease by 20 million। है कोई मर्द मुजाहिद या औरत मुजाहिदा जो इसको सॉल्व कर दे? ये है सवाल कमाल का। जी जनाब, क्या इसका आंसर है? ये मुश्किल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी थोड़ा सा। ये बात तो तय है, अगर एसेट इंक्रीज हुए हैं अगर ये बात तो तय है कि एसेट्स इंक्रीज हुए हैं कितने से? $80 million से। और लायबिलिटीज डिक्रीज हुई हैं 20 million से। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। क्यों ए क्यों होना चाहिए? टोटल 60 आएगा क्योंकि लायबिलिटी पे करते वक्त हमारा कैपिटल कम हो जाता है होना नहीं बेटा, ये कैसे हुआ? हाँ, या तो इसका आंसर ए है या तो इसका आंसर बी है। या तो इसका आंसर ए है या तो इसका आंसर बी है।
सोचिए जरा इस बात को। अच्छा एक काम ये करते हैं ना, एक काम ये करते हैं, एक समझते समझते जरा देखें। अगर इसको सिंपल हम अकाउंटिंग इक्वेशन में रख दें, इसके वेज डिफरेंट हो सकते हैं। एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो अगर आपके एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हुए 80 से, तो हमने बोला आपकी इक्विटी इंक्रीज हुई एसेट्स 80 से, ठीक है। अच्छा, और अगर आप लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं थ्रू पर्सनल रिसोर्सेस, ये मेंशन नहीं है, ऑप्शन देख के अजम्पशन है, तो लायबिलिटी आपकी सेटल हो रही है कैसे? 20 से, और 20 से कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन इक्विटी? वो नेट इफेक्ट कितने से आ रहा है? 100 से आ रहा है, यस और? लेकिन ये सॉल्व करते वक्त हम असम्पशन ये ले रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी सेटल हुई है थ्रू पर्सनल रिसोर्सेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही सही आंसर दिखाई देता है। क्योंकि ये ओवरऑल इम्पैक्ट बताया गया है, हमें यहाँ पर असल एसेट्स की वैल्यू मालूम नहीं है ना, तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट बताया गया आपके पास कि एसेट बढ़ाया हमने कितने से? जब एसेट हमने बढ़ाया 80 से, तो हमने बोला उसका इफेक्ट इक्विटी पे गया। जब पहली चीज का इफेक्ट हमने इक्विटी पे लिया एसेट बढ़ने का, तो फिर लायबिलिटी के सेटल होने का इफेक्ट भी हम किस पे लेंगे बेटा? इक्विटी। अच्छा जी, उसके बाद अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The liabilities of a business are 30,000. The capital of proprietor is rupees 70,000. The total assets are। आसान, ये तो आसान है बिल्कुल, इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपके सामने जो है वो, इसका आंसर क्या बना? ऑप्शन ए बन गया, 1 लाख रुपए। बस ये तो मुश्किल बात नहीं थी मेरे ख्याल से। अगर वो बात तफसील से समझनी हो, कौन सी वाली, पिछली वाली, तो मैं उसको अलग से समझा सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 वाली तफसीलन, लेकिन वो अभी नहीं, थोड़ा सा इसको मैं आखिर में अलग से टाइम निकाल के अलग किसी क्लास में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तफसील है उसमें, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस को समझना पड़ेगा। देखो मैं मोहित बेटा, बड़ा सिंपल है जो है ना, 80 जो है ना वो चेंज है। चेंज मतलब चेंज इन एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स हमारे सारे कितने थे और क्लोजिंग एसेट्स हमारे सारे कितने हैं, ठीक है। एक साल से दूसरे साल तक का चेंज, तो जो चेंज होता है ना, चेंज के अंदर कमी जो है वो भी माइनस की जाती है। तो मतलब ये नहीं, अगर आपके एसेट्स 80 से बड़े हैं तो जाहिर सी बात है लायबिलिटी सेटल करने के लिए
लायबिलिटी सेटल करने के लिए आपने उसमें से कैश भी तो इस्तेमाल किया होगा ना। तो इसका मतलब अगर उस तरह माने कि ड्यूरिंग द ईयर 100 का कैश जनरेट हुआ है तो 100 से कैपिटल में इजाफा हुआ, और 20 से लायबिलिटी सेटल हुई तो 20 से एसेट्स कम हो गए। इफेक्ट कितना आया एसेट्स के ऊपर? 80, और लायबिलिटी में कमी कितने से आ गई? 20। तो मतलब ये नहीं कि इस तरह सोच लें कि अगर आपके पास 20 की लायबिलिटी सेटल करने के बाद भी 80 रुपए का कैश मौजूद है तो फिर आपने बिजनेस में कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था? इस तरह सोचें, जवाब मिल जाएगा। अगर आपके पास 20 की लायबिलिटी सेटल करने के बाद 80 रुपए एसेट्स में मौजूद है तो बताइए आपने बिजनेस में कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था? 100 रुपए इंट्रोड्यूस किया ना कैपिटल। ओके जी, ओके, ठीक है। नाउ लिखा हुआ क्या आगे? which of the following will be the affected in accounting equation if the goods are sold on credit to a customer? इनमें से अकाउंटिंग इक्वेशन को कौन मुतासर करेगा? अगर गुड्स बेची जाए कस्टमर को, कैश एंड कैपिटल, तो कैश तो उधार वाले केस में नहीं आता ना। अकाउंट रिसीवेबल एंड कैपिटल, कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल एंड कैपिटल। तो इसका ऑप्शन ऑब्वियसली बी है, रिसीवेबल बढ़ेगा और कैपिटल में इफेक्ट जाएगा किसका? सेल्स का। याद है ना? ये सिर्फ सेल वाली एंट्री बोल रहा है, ये कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री इसमें नहीं दिखा रहा। तो रिसीवेबल बढ़ गया और उस तरफ क्या हो गया? इक्विटी बढ़ गई आपके पास। द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस शुड बी, आपका पास अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है किसका? फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस आता है किसका? प्रॉफिट का। वो प्रॉफिट का पॉजिटिव बैलेंस आप कहाँ ऐड करते हो बताओ? लायबिलिटीज में ऐड करते हो, एसेट्स में सब्ट्रैक्ट करते हो, लायबिलिटीज में से कैपिटल में ऐड करते हो, कैपिटल में ऐड करते हो। जबरदस्त, बेहतरीन। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये आपको एमसीक्यूज पढ़कर सॉल्व करके काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब यहाँ से ये चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 16 से आप इसको कंटिन्यू कर लें, अपने कॉन्सेप्ट जरा टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए। तो 16 से लेकर कहाँ तक बेटा? 16 से लेकर आप ये चल रहे हैं क्वेश्चन, जहां तक चल रहे हैं, कहाँ तक चल रहे हैं? 34 तक। ये सॉल्व कीजिए, साथ साथ ओके बेटा बता रहा हूँ, साथ साथ अभी चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज भी कीजिए होमवर्क, ठीक है? कर रहे होंगे बेटा सॉल्व आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ वापस बेटा, कोई मसला नहीं, कोई मसला, बता रहा हूँ वापस। ये बताइए फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आपके पास प्रॉफिट का फेवरेबल बैलेंस आया, मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाकर फेवरेबल बैलेंस आने का मतलब क्या? प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिट आप क्या करते हैं? एसओएफपी में क्या करते हैं? कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं ना बेटा। यही जवाब है इसका। तो 16 से रिमेनिंग क्वेश्चंस और 4th चैप्टर के क्वेश्चंस ये आप कोशिश करें, आप सॉल्व करें। ये हमारा डिस्कशन अभी जारी है प्रैक्टिस वाला, और जो वीडियोस लेक्चर आपके रहते हैं वो आप कंप्लीट कीजिए ताकि ये सारी चीजें जल्दी जल्दी कवर हों और ज्यादा प्रैक्टिस हो सके।
तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हुए होंगे आज बहुत सारी चीजों के अंदर, जो अगर स्टिल कुछ रह गया होगा तो आपके, या भूल गए होंगे तो आपको याद आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन को पूरी तरह अच्छी तरह रीड किया करें। तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।